नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग सितंबर 2026 सीपीसीटी एग्जाम के लिए ये सीरीज पढ़ रहे हैं। ये सीरीज टोटल 30 वीडियो की होने वाली है, 30 डेज तक चलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे पास पे आज ये है 5th नंबर का वीडियो और इसके पहले के जो 4 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिए इस सीरीज के, उसके लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और जो पुरानी सीरीजें हैं और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी है, चाहे टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, है ना, या व्हाट्सअप चैनल हो, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो नोटिफिकेशन, एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास में MS वर्ड 2019। देखिए, एग्जाम में 2019 और ऑफिस 365 के अगर क्वेश्चन आता है, दोनों सिमिलर रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना बस। तो MS वर्ड 2019 में फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है। आप लोगों ने MS वर्ड ओपन किया होगा। MS वर्ड में जहाँ से हम फॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पे क्लिक फॉन्ट रहता है, फॉन्ट के साइड में छोटा सा बटन बना होता है, वहाँ पे डिजिट लिखे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 11 हमको अब मिलता है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ लिस्ट आती है। ऐसी सारी लिस्ट जिस पे क्लिक करने पे नीचे की तरफ खुलती है, उनको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास में सबसे छोटा फॉन्ट साइज और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा मिलता है? तो याद रखिएगा, वहाँ पर जैसे हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट रहता है, जैसे कैलबरी होगा, यहाँ से हमको मिलता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 11 और यहाँ पे एक बटन बना होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे नीचे क्या आती है, लिस्ट आती है। तो इसमें कम से कम हमारे पास में होता है कितना, 8 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 72। ठीक है, तो 8 और 72 जो है, इसको याद रखिएगा, इतना ही होता है। इसके अलावा अगर यही क्वेश्चन आता लेकिन अलग तरीके से आता, मतलब दूसरी चीजें पूछता इसी प्रश्न में, हमसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि हम MS वर्ड में कोई भी वर्जन बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नए वर्जन में चाहे 19 बोले 365 बोले, कि कम से कम हम कितना फॉन्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं कस्टमाइज करके, है ना। ये तो बाय डिफॉल्ट रूप से हमको इतना मिल गया, इससे ज़्यादा हम यहाँ से इससे कम हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कस्टमाइज करके कितना कर सकते हैं, ये अगर एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम हम लोग कर सकते हैं कस्टमाइज करके फॉन्ट का साइज 1 PT कर सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं 1638 PT। इतना बड़ा फॉन्ट का साइज हम बढ़ा सकते हैं कस्टमाइज करके। और बाय डिफॉल्ट उससे ड्रॉप डाउन में हमको कितना मिलता है, 8 से 72 तक के। ये भी याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड को आवश्यक ट्रैक तक पहुंचने में लगने वाला समय कौन सा होता है? देखिए, हमारे पास हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड होता है। हेड तो होता होगा नॉर्मल, आपने कोई CD प्लेयर में देखा होगा, हेड होता है, छोटा सा लेजर लाइट निकलता है। तो उसको आवश्यक ट्रैक तक के, मतलब हमारे को जिस ट्रैक तक के जाना है, किसी भी हार्ड डिस्क में हमारे पास जो डेटा होता है इस तरीके से ट्रैक में सेव होता है। मान लो हमारा जो हेड होगा इस समय कहाँ पर है, मान लो हमारा हेड इस समय यहाँ पर है, डेटा रीड कर रहा है, और हमारा अगला डेटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हेड को मूव करके आना है। हेड क्या होता है, लेफ्ट और राइट मूव करता है सिर्फ, तो वहाँ अभी होगा उसको यहाँ पर मूव करके आना है तब, है ना। तो हम बात करेंगे कि पहले इस ट्रैक में था, उसका इस ट्रैक में जा रहा था। तो ये 2 ट्रैक के बीच में जब मूवमेंट वो करता है, ये जो समय लगता है इसे क्या कहते हैं? हमारे पास में है, पहला है सीक टाइम, ट्रांसफर टाइम, लेटेंसी, रिस्पांस। रिस्पांस टाइम जो रहता है ये हम लोग प्रोसेसर के लिए यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। लेटेंसी किसी प्रोग्राम या प्रोसेस या कहीं प्रसारण अगर जा रहा होगा उसमें होने वाली देरी, जो कि होती ही है, बहुत कम होगी पर होती। जैसे लाइव प्रसारण हम देखें, जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 60 सेकंड इतना लेट जाता है, वो बहुत बार ऐसा हो जाता है, लेटेंसी रहती है, तो वो कम से कम जो समय लगता है। ट्रांसफर टाइम मतलब फाइल ट्रांसफर होने में जितना समय लगेगा उसकी बात हो रही है। यहाँ पर हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होने वाला है सीक टाइम। क्या होगा, सीक टाइम होगा, ये याद रखना। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पे जो एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस है उसमें 2 कोर्सेस हमारे पास में है। एक तो ये फुल कोर्स है जिसको अभी हम 15 अगस्त के बाद इसमें एडमिशन लेना हम लोग बंद करने वाले हैं, है ना। फिर समय कम रहेगा, फिर हम उसमें एडमिशन नहीं लेंगे। अभी हमने इस पे फुल कोर्स पे 250 का फ्लैट डिस्काउंट डाल दिया है, तो
तो अभी जिनको लेना हो इस वीक में तो जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें हमने कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें मैथ भी आपको मिलने वाली है, रीजनिंग भी आपको मिलने वाली है, साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं सारे के सारे, विद लाइव क्लासेस भी है इसमें, और टाइपिंग का जो प्रीमियम पैकेज है वो भी इसके साथ सब्सक्रिप्शन तक के फ्री मिलने वाला है। तो उसको आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 15 अगस्त के बाद इसमें एडमिशन हम लोग नहीं लेंगे, समय कम बचेगा तो फिर हम नहीं लेने। यहाँ पर मॉक टेस्ट है, अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, अच्छा थोड़ा सा अंतर समझ जाइए यहाँ पर कि जो फुल क्लास है, फुल क्लास उन लोगों को लेनी चाहिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ के देना है। टाइपिंग उन लोगों की पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या उनका 2-2 3-3 नंबर से पेपर रुक रहा है, उसके लिए होती है फुल क्लास, ताकि डिटेल में पढ़ ले एक बार, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। मॉक टेस्ट है यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं 60 है, पर यहाँ पर आपको 75 एग्जाम तक के मिलने वाले हैं, और ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है। अब वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखना चाहते हैं, कैसे टाइम मैनेज कर पाएंगे और कैसे बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ये रहता है। इसमें भी हम लोगों ने टाइपिंग का जो प्रीमियम प्लान है वो इसके साथ में फ्री रखा हुआ है। तो इस पे ये कोर्स अगर लेते हैं तो इसके सब्सक्रिप्शन डेट तक के आपको वेबसाइट पर हमारे पास टाइपिंग भी फ्री मिलने वाली है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहता है तब तक के लिए, ठीक है। तो ये आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ टाइपिंग के लिए बता दूँ आपको, हमारी वेबसाइट पे हम लोगों ने बेसिक से, मतलब शुरुआत से अगर कोई टाइपिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए भी हमने 6 महीने का कोर्स वहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा अगर अभी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है अभी एग्जाम के लिए रिसेंटली, तो उसमें हमने 99 रुपये का प्रीमियम प्लान हमारे पास में है, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 3 मंथ की। इसकी वैलिडिटी 3 मंथ की होने वाली है। साथ में इसमें आप लोगों को 50 हिंदी के और 50 इंग्लिश के टाइपिंग के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो वो आप ये चाहे तो ये भी ले सकते हैं, है ना। ये मिलेगी आपको वेबसाइट पर। वेबसाइट आपको जाना है www.rajcomputerbaitul.com, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसॉरस टूल किस कार्य में प्रयुक्त होता है? थिसॉरस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए, हालांकि हमारे सीबीएसई का जो फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब उसके बिना वो एग्जाम पेपर सेट ही नहीं करता। मतलब फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, 100% एग्जाम में आने वाला सीबीएसई के लिए। जब भी इस पेपर सेट होते हैं, तो जिससे भी इस बार भी पेपर होंगे, इसके पहले का आप हर बार का देख लेंगे, ये प्रश्न 100% आता है। और वो होता है किसके लिए? स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्वेश्चन आता है और F7 उसकी शॉर्टकट की होती है। इसका क्वेश्चन 100% आता है। तो ये कहाँ मिलता है हमको स्पेलिंग एंड ग्रामर? ये ऑप्शन की अगर हम बात करें, MS वर्ड की अगर हम बात करें, तो रिव्यू टैब में हमको मिलता है। सबसे पहला जो टैब होता है, रिव्यू टैब में जाएंगे हम लोग, और सबसे पहला जो हमारे पास में वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, टूल बॉक्स मिलता है, वो होता है प्रूफिंग का। रिव्यू टैब में सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? प्रूफिंग का। प्रूफिंग के अंदर हम लोगों को मिलता है क्या? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का ऑप्शन, और वही हमको मिलता है थिसॉरस का ऑप्शन। थिसॉरस बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई शब्द है भैया, है ना। नॉर्मल हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि यार इसके जगह कोई अच्छा शब्द हम लगा पाते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो शब्द होते हैं, तो थिसॉरस की मदद से हम किसी एक शब्द के बहुत सारे शब्द निकाल सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं, बहुत सारे उसके बदले में शब्द यूज़ करने वाले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बताएं तो हम किसी शब्द के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो निकाल सकते हैं। समानार्थी और विरोधी शब्द जो है किसी भी शब्द के, वो हम निकाल पाते हैं। किसकी मदद से? थिसॉरस की मदद से। ठीक, कहाँ मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके शॉर्टकट की याद रखना, थिसॉरस की स्पेलिंग चेक की तो हमारे पास में हो गई, F7 है। थिसॉरस के लिए याद रखना शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 जो है वो थिसॉरस के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी, याद रखना। ऑप्शन क्या है? स्पेलिंग सजेशन, ग्रामर ऑप्शन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो समानार्थी और जो विपरीत या विरोधी शब्द होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? थिसॉरस का। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी हमारे पास स्पेलिंग और ग्रामर के उपरोक्त सभी नहीं होने वाले हैं आंसर। प्रश्न अच्छे से याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले। वर्चुअल मेमोरी का क्वेश्चन है ना, कि वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो कोई मेमोरी होती ही नहीं है, वास्तव में कोई मेमोरी है ही नहीं, बस उसके होने की कल्पना की जाती है। आभासी मेमोरी को हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। कहाँ पे यूज आती है वर्चुअल मेमोरी? हमारे पास कंप्यूटर में रैम होती है, रैम का साइज हमारे पास में कुछ भी होगा, मान लो 2 GB की रैम हमारे पास में है,
और हमको 8 GB 16 GB का डेटा ओपन करना है। हमारे पास कंप्यूटर में जितना भी काम होता है रैम में ही होता है, सारे ओपन कहाँ पे होने वाले, रैम में। 2 GB की रैम है, 8 GB का कैसे ओपन होगा? तो यहाँ पर काम करती है हमारे पास में वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में हार्ड डिस्क के कुछ भाग को एज अ रैम में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा या किसके निर्देश पे? ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देश पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देश पे हार्ड डिस्क के कुछ भाग को एज अ रैम में बदल दिया जाता है। तब निर्माण होता है किसका? वर्चुअल मेमोरी का। जैसे उसका काम खत्म होगा, हार्ड डिस्क का वो स्पेस वापस हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में बदल जाता है। तो मेमोरी होती है क्या? नहीं होती भैया, आभासी मेमोरी होती है। हम मान लेते कि है, तब क्या होगा? बोल रहा अतिव्यापक मुख्य स्मृति, अतिव्यापक गौण स्मृति, अतिव्यापक मुख्य स्मृति का भ्रम, अतिव्यापक गौण स्मृति का भ्रम। तो हमारे पास में ऐसी स्मृति की बात कर रहा है जो वास्तव में है ही नहीं। तो यहाँ पर अब दो है हमारे पास, अतिव्यापक गौण स्मृति मतलब वेरी लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, है ना, और अतिव्यापक मुख्य मेमोरी मतलब लिस्टेशन ऑफ लार्ज मेमोरी। तो हमारे पास में जो इसका राइट आंसर होगा, मैंने क्या बताया कि रैम के लिए, रैम हमारे पास में क्या होती है? मेन मेमोरी, मतलब क्या आ जाएगा? मुख्य मेमोरी। तो हमारे पास में मुख्य मेमोरी होती है, याद रखना। वर्चुअल मेमोरी कैसे निर्मित होती है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, डिस्क डिफ्रेगमेंटर कैसा प्रोग्राम है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर कैसा प्रोग्राम है? हमारे पास पे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, उसी में से ये एक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, चाहे डिस्क फ्रेगमेंटर हो, चाहे क्लीनर हो, कंप्रेशन हो, बैकअप हो या एंटीवायरस हो। 5 प्रकार के होते हैं कुल, और इनके हमारे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। डिफ्रेगमेंटर क्या होता है? तो आप मान के चलिए कि आपका कोई रूम है, उसमें बहुत सारा सामान आपने ला के फेंक दिया है। अगला सामान लेकर आना है, अब जगह नहीं बच रही है या काम करने में दिक्कत जा रही है, तो आप एक दिन क्या करोगे? संडे का दिन निकालोगे और पूरा सामान आपने अरेंज कर दिया। उसी रूम के जो रूम में जो सामान पड़ा हुआ था बिखरा हुआ, उसको आपने अरेंज कर दिया। तो आपने क्या कर दिया? डिफ्रेगमेंटर कर दिया, है ना। वैसे ही फिर क्या होगा? फिर उसमें स्पेस बन जाएगा, फिर आप और सामान रख सकते हो, काम करने की गति बढ़ जाएगी। तो हमारे पास हार्ड डिस्क में जब भी हम डेटा डालते हैं, ला के हम डेटा डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ सेट हो जाता है वो। तो अब कैसा होता है? वो अव्यवस्थित होता है, जगह जगह पे बिखरा हुआ रहता है। हम जब डिफ्रेगमेंटर चलाते हैं डिस्क का, तो वो सारा जो डेटा होता है वो सरक के अरेंज हो जाता है एक तरफ, और आपको स्पेस वहाँ पर मिल जाता है। फिर आपका कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। याद रखना क्या होगा? इससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ने वाली है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित कर फाइलों और अनयूज्ड डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ना। जैसा मैंने बोला था, ये लगभग वैसा ही आंसर हमारे पास में आ रहा है, पर बाकी ऑप्शन हम पढ़ेंगे। एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है क्या? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है क्या? नहीं। डिस्क का विभाजन करता है क्या? पार्टीशन नहीं करता है। क्या करेगा? बिखरी हुई फाइलों को, बिखरी हुई डाटा को अरेंज कर देगा एक तरफ और व्यवस्थित कर देगा, और आपको वहाँ पे स्पेस मिल जाता है डिस्क में, काम करने की गति आपकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यही सही होने वाला है। टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा कौन सी है? टिम बर्नर्स-ली को आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है इंटरनेट के क्षेत्र में। टिम बर्नर्स-ली को हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और इनके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अच्छे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस रहते हैं, सारे एग्जाम में लगभग। तो हमारे पास में टीम बर्नर्स-ली द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? www वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा दी है क्या इन्होंने? तो हाँ, इन्होंने दी है, तो ये सही है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या इसकी अवधारणा इन्होंने दी है? तो हाँ, इन्होंने दी है उसकी अवधारणा। फिर हमको बोल रहा है सिमेंटिक वेब की इन्होंने अवधारणा दी है क्या? तो सिमेंटिक वेब की अवधारणा भी इन्होंने दी है ना। इन्होंने इसी लैंग्वेज में क्या किया है? सारा निर्माण भी कर दिया है, वेब पेज का भी निर्माण इन्होंने किया है। पहले वेब पेज कर रहा हूँ, वेबसाइट का। तो पहली जो वेबसाइट थी, वेब ब्राउजर था हमारे पास में, उसका नाम क्या है? www के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। बाद में अपडेट हुआ तो फिर हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, फिर मोज़ेक पढ़ते हैं और अदर भी चीजें हम पढ़ते हैं। तो याद रखना कि टीम बर्नर्स-ली ने www का विकास किया है, HTML का विकास किया है, सिमेट्रिक वेब की भी अवधारणा उन्होंने दी हुई है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर के बेसिक कार्य के लिए जरूरी नहीं, बेसिक कार्य करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बाहर से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है?
कंप्यूटर के बेसिक कार्य कौन कौन से होते हैं भैया? कंप्यूटर के बेसिक का याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बस इतना ही है। इनपुट दो, वो प्रोसेस करेगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो इनपुट देने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट प्राप्त करने के लिए जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पास में होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। जैसे कीबोर्ड होगा या माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास में ये बेसिक है। इतनी लगेगी तब आपका कंप्यूटर चलेगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, अलग अलग यूज़ के हिसाब से अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे कोई ने प्रिंटर लगा लिया, कोई ने स्कैनर लगा लिया, कोई ने बारकोड रीडर लगा लिया, किसी ने OMR, OCR, जॉयस्टिक सब लगा लिया। ये सारा कुछ कंप्यूटर में लगने वाले अनिवार्य डिवाइसेस के अलावा जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के बेसिक कार्य के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बाहर से जोड़ते तो बाहर से जोड़ते हम लोग सबको, अंदर से थोड़ी ना जोड़ेंगे। तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल, इंक्लूडिंग आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, OMR, बारकोड रीडर, थंब इंप्रेशन, ये सारा का सारा जो है हमारे पास में पेरिफेरल होगा, है ना। सबको जरूरत पड़ती भी नहीं है, जिसको जरूरत पड़ेगी वो लगाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? पेरिफेरल जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। और प्रिंटर उसी के अंदर, मॉनिटर उसी के अंदर आता है। अगला है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर से जुड़ने के लिए यूजर अक्सर क्या यूज करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें, ये हाई रेंज के होते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर आते हैं लो रेंज के, निम्न स्तर के। हमारे पास फिर मिनी कंप्यूटर आता है, ये मिडिल रेंज का आता है। उसके बाद में फिर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये हाई रेंज के कंप्यूटर आते हैं। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछता है। हमारे पास में मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, दोनों में सिमिलर चीज़ें होती है। कौन कौन सी? पहली तो यही है कि दोनों को यूज़ करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। बताता हूँ किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरी ये होती है कि हमारे पास में इन दोनों कंप्यूटरों को हम ज़रूरत के हिसाब से, काम के हिसाब से इनके आकार को एक्सपेंड कर सकते हैं, आकार बढ़ा सकते हैं, है ना। कि मेमोरी सेक्शन बढ़ा दिया या हमने प्रोसेसिंग सिस्टम बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिए, ये हम जरूरत के हिसाब से इनके आकार को बढ़ा सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर हो, इसमें कहीं पर भी कीबोर्ड माउस लगाने की जगह नहीं है। दूसरी चीज, इसमें हमको डिस्प्ले यूनिट नहीं मिलती है, ना डिस्प्ले यूनिट है और ना ही कीबोर्ड और माउस लगाने की कोई जगह है। तब इनको अगर हमको एक्सेस करना है, तब हमको अगर इनसे जुड़ना है, हमको इन पर काम करना है, तब हमको जरूरत पड़ती है किसकी? नोड की। किसकी जरूरत पड़ेगी भैया? नोड की। अब ये नोड होते क्या है? तो नोड क्या होते हैं बेसिकली कि अब आपके एक रेक में पूरा आपके कंप्यूटर लगा हुआ है, मेन फ्रेम में सुपर कंप्यूटर बड़े हाल में भी रहता है। तो वहाँ पे पोर्ट होते हैं, जगह होती है लगाने के लिए, टर्मिनल हमारे पास में है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? इस नोड को, नोड क्या होते हैं? ये आपका लैपटॉप भी हो सकता है और आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है ना। तो अपने लैपटॉप लेके गए और जो पोर्ट, जिस सेक्शन में हमको काम करना था उसमें हमने हमारे लैपटॉप को प्लग किया, उस सेक्शन में हमने काम कर लिया, काम होने के बाद हमने उसको निकाल लिया। तो जो लैपटॉप हमने लगाया है या वहाँ पे कोई डेस्कटॉप रखा हुआ है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं नोड। तो नोड की डेफिनेशन याद रखना, नेटवर्क में जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं, ऐसा भी याद रखिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास में? नोड। और टर्मिनल क्या होता है? वो जगह होती है इनपुट आउटपुट वाली। निम्न में से एंटीवायरस कौन सा है? एंटीवायरस दी है, ये क्वेश्चन आएगा इस बार। मतलब ये, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स कि एंटीवायरस में ऐसा पहचानने का क्वेश्चन आएगा, यही का यही, ऐसा कैसा नहीं आएगा, है ना। तो इसके बहुत सारे एंटीवायरस है, तो आप उसको याद करके ढूंढ के तैयार करिएगा। जो टॉपिक मैं तैयार करने का बोलता हूँ वो टॉपिक आप तैयार कर लीजिए कीजिए। हालांकि इतना सारा डेटा है कंप्यूटर का और हम लोग उसको कब तक पढ़े, कितना पढ़ेंगे? एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारा लाखों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता हूँ तो इससे जुड़े हुए बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करते हुए चलता हूँ। एक क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते हुए चलते हैं, तो उनको आप राइट डाउन करना सीखिए। पीडीएफ हम लोग नहीं देते हैं तो आप राइट डाउन करके लिख के रखते चलेंगे, बाद में रिवीजन बड़ा तेजी से हो जाएगा आपका। और टॉपिक मैंने ले लिया, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे जो भी लेके आते हैं सेलेक्टेड लेके आते हैं, और बहुत बार कमेंट में भी मुझसे पूछा जाता है कि क्या इतना पढ़ के हम लोग पास हो जाएंगे एग्जाम में? देखिए ऐसा है कि पढ़ने के लिए तो सारा जीवन कम है ना, जीवन भर पढ़ते चलेंगे तो हमेशा कम होता है। यहाँ पर मैं जो टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ, जो क्वेश्चन में लेके आता हूँ, हाँ
जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको ढूंढने का बोल रहा हूँ, पढ़ने का बोल रहा हूँ, उतना अगर हमने तैयार कर लिया तो 100% आपका पेपर निकलेगा। अब आप ढूंढोगे नहीं, टोटल डिपेंडेंसी मेरे पे रहेगी कि ये मैं क्वेश्चन जो लेके आऊँगा बस वही रट के जाना है, तो रट के नहीं जाना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो आपको वो समझना है, एक्सप्लेनेशन उसका समझना है, और फिर आपके ब्रेन से काम लेना है और क्वेश्चन तैयार करते हुए एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए हमारे पास तो जैसे जैसे एग्जाम आते चलेंगे ये क्वेश्चन का लेवल भी हार्ड। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो एग्जाम क्वेश्चन वीडियो देख रहे हैं बहुत छोटे बच्चे शुरुआती दौर में देख रहे हैं, तो यहाँ से लेकर उनको क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी जैसे वर्ड्स होते हैं उनको याद करने की कैपेसिटी उनके अंदर जनरेट हो जाए, वहां तक हम जाएंगे। और फिर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे कि जो आप पहली बार सुनते हो, पहली बार देखते हो, लेकिन कहाँ मिलते हो, सीधे एग्जाम में। हमारे पास में है निम्नलिखित में से एंटीवायरस कौन सा है, तो एंटीवायरस बस पहचानना है हमको। जैसे हमारे पास पीसी की सिलिन है, नॉर्टन है, क्विकहिल है, बेसिकली ये तीनों हमारे पास में क्या है, एंटीवायरस है। यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है किसको, नॉर्टन को, बहुत बार पूछा गया है क्विकहिल को, है ना, कॉमन क्वेश्चंस में से है, तो इनको याद रखिएगा। अच्छे एंटीवायरस है, ये तो काफी पुराना, बहुत फेमस है ये, क्विकहिल बाद में आया था पर ये भी काफी हद तक सभी लोग इसको जानते भी है। क्या आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सर्वर वह कंप्यूटर या प्रोग्राम होता है जो खाली स्थान से जुड़ा होता है। सर्वर मतलब सर्व करने वाला, बांटने वाला, वह कंप्यूटर या प्रोग्राम होता है जो खाली स्थान से जुड़ेगा। तो देखिए जो सर्व करने वाला है, बांटने वाला है, लोगों को चीजें देने वाला है ना, ऐसा हमारे पास जो हाईली कॉन्फ़िगर कंप्यूटर होता है उसे हम सर्वर कहते हैं। वो हमेशा क्या करेगा, क्लाइंट्स को, मतलब उससे जुड़े हुए अदर कंप्यूटर को डेटा देगा, हार्डवेयर पार्ट्स हार्डवेयर एक्सेस करने देगा, अपने पास जितने भी रिसोर्सेस है उन सभी को क्लाइंट के लिए देने वाला है। तो उसको कहाँ रहना चाहिए, हमको बोल रहा है सुपर कंप्यूटर पे, सुपर कंप्यूटर पे रहेगा सर्वर, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा रहेगा। क्लाइंट पर रहेगा, नेटवर्क पे रहेगा, या कोई नहीं रहेगा। तो आपको बता दूं कि सर्वर जो होना चाहिए कहां पर होना चाहिए, उसको होना चाहिए नेटवर्क पर। नेटवर्क से वो क्लाइंट जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं उन सभी को डेटा और रिसोर्सेस यूज करने के लिए देने वाला है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, एमएस वर्ड में टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर किस जैसा दिखाई देता है। एमएस वर्ड में हम लोग टेबल इंसर्ट करते, किसी भी वर्जन की बात कर ले, टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के वहां पर हमारे को ऑप्शन मिलता है ड्रॉ का, है ना। तो अब हम टेबल को ड्रॉ करने वाले हैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन से। तो हमारे पास में जो माउस का पॉइंटर ऐसा होता है, एक ऑप्शन मिलता है हमको सेलेक्ट करके लाना, तो हम कितने चाहिए रो और कॉलम हमने क्लिक किया और आ जाते हैं। लेकिन हमको अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो माउस के पॉइंटर को हमने जैसे ड्रॉ पे क्लिक करेंगे वैसे ये बदल जाता है, किसमें, इस तरीके से भी, क्या बोलते हैं इसको, पेंसिल में बदल जाता है। ठीक, और फिर हम जाके और इससे क्या खींच सकते हैं, लाइन, ऐसी लाइन खींच दो, ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से जैसा कॉलम आपको बनाना है वैसे वो कॉलम बन जाता है। तो रो और कॉलम बनाते हैं, मतलब कुल मिला के हम टेबल बना लेते हैं। तो किस तरीके से दिखेगा वो दिखेगा पेंसिल के जैसा, याद रखना। पहले जैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन रहती है, स्क्वायर रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, पेंसिल के आइकन के जैसा दिखता है। अगला है, यूनिक्स की किस डायरेक्टरी में लाइब्रेरी फाइल स्टोर होती है। यूनिक्स को आप लोग जानते होंगे। यूनिक्स हमारे पास में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, फ्री मिलता है। तो यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी किस डायरेक्टरी में लाइब्रेरी फाइल्स स्टोर होती है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में पूछता है बार बार, मैं सीधे आंसर बताऊंगा कि वो होती है LIB, लाइव डायरेक्टरी होती है उसके अंतर्गत। बिन में सारे बाइनरी जो कमांड्स होते हैं वो रखे जाते हैं, होम में पर्सनल जो चीज़ें रहती है वो रखी जाती है। तो हमारे पास में याद रखना, लाइव जो हमारे पास में डायरेक्टरी होती है इसी के अंदर लाइब्रेरी सारे कमांड्स रखे जाते हैं। मीडिया पेपर पर पेंसिल मार्क को इंटरप्ट करने वाला ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा है। मीडिया पेपर मतलब कोई भी पेपर आपके पास में होगा, उससे पेंसिल से मार्क किए हैं काले काले गोले गोले, है ना, तो उसको पढ़ना है, उसको रीड करना है। तो हम कौन से टूल का यूज करने वाले हैं, कौन से डिवाइस का यूज करने वाले हैं, वो बात होने वाली है। अब पेपर से पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को जो डिवाइस लगने वाला है वो कौन सा है, वो लगने वाला है हमारे पास में इनपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस लगेगा। अब इनपुट डिवाइस हमारे पास में कौन सा है इसमें से, बस वो बताना है हमको। जैसे हमारे पास में क्या है, OMR है, मैग्नेटिक टेप है, पंच कार्ड है और ऑप्टिकल स्कैनर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है, पंच कार्ड का जो यूज़ है वो भी हमने इनपुट के लिए किया है, मैग्नेटिक टेप का यूज़ भी हमने इनपुट के लिए किया है, हालांकि ये स्टोरेज डिवाइस है। हमारे पास पेंसिल के जो चिन्ह होते हैं काले काले, उनका आंसर हमको पढ़ना है, रीड करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं किसका भैया, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना। एक क्वेश्चन और आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम आते हैं उनकी उस सीट को पढ़ने के लिए या उसकी कॉपियाँ चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो हम OMR सीट याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल नहीं है। यूटिलिटी प्रोग्राम अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले, 2 क्वेश्चन पहले आपको बताए हैं। टोटल 5 प्रकार के होते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है, क्लीनर होता है, कंप्रेसर होता है, बैकअप होता है और एंटीवायरस होता है। कुल मिला के हमारे पास में 5 ही होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या है, हमको बोल रहा है वायरस स्कैनर। वायरस स्कैनर मतलब क्या है, एंटीवायरस, ये तो होता है। हमको बोल रहा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये होता है बिल्कुल, अभी हमने बात करी है। डिस्क क्लीनर भी होता है ना। MS एक्सेल नहीं होता है। MS एक्सेल क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना, यूटिलिटी नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा क्या बच गया यहाँ पे, 3 तो हो गए, एक क्या बचा हमारे पास में, फिर बैकअप बचता है ना, और एक हमारे पास बचेगा कंप्रेशन। बैकअप और कंप्रेशन 3 ये रखे हुए, 2 मैंने आपको बता दिए, ये भी याद रखिएगा। MS एक्सेल में ABS फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। ABS क्या होता है भैया, देखिए इक्वल लगाया हमने और ये क्या है, ABS फंक्शन आता है, ABS फंक्शन होता है। और ABS फंक्शन क्या करता है, आपको इस तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आता है। अभी क्या है मैं बता दे रहा हूं। तो इस तरीके से फार्मूला आता है और आपको बोलता है इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक, तो याद रखना कि ABS फंक्शन बेसिकली क्या है, तो ये हमको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। इसके बाद जो भी संख्या हम देंगे तो क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, देखिए ये संख्या आपको दिख रही है, इसका आउटपुट निकलेगा तो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा भैया सिर्फ ये, क्या करेगा, माइनस हटा देगा और जैसी की वैसी वैल्यू आपको दे देने वाला है, बन गई आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, तो याद रखना। और ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और बहुत ईजी है, देख लो कितनी देर लगी सॉल्व करने में। तो ईजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको सही पता होना चाहिए क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा, हमको बोल रहा है किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना, टू फील्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, यही आएगा आंसर, है ना। एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, इंक्रीज्ड, है ना, या हमको बोल रहा है ABS फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं, क्या निकालेगा वो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर A जो है वही सही होगा। विंडोज कुंजी किस लिए प्रयोग होती है। विंडोज की हमारे पास कीबोर्ड में मोस्टली 2 कीज होती है, बहुत बार एक भी रहती है, पर 2 लेफ्ट राइट दोनों तरफ रहती है, पर आजकल जगह बचाने के लिए एक तरफ रखते हैं। तो विंडोज की बेसिकली करती क्या है, तो विंडोज की के साथ एक तो याद रखना विंडोज की शॉर्टकट कीज हम लोग तैयार कर लेते हैं। एक तरह की कॉम्बिनेशन की भी होती है, याद रखिएगा, विंडोज के शॉर्टकट की तैयार करते हैं। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है कि उसके साथ मिलकर किसी अलग की को हम यूज अगर करते हैं तो किसी विशेष कार्य को हम संपादित कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन की कहलाती है। तो विंडोज की बहुत सारी शॉर्टकट की बनती है। इसके अलावा विंडोज की से क्या करते हैं हम लोग, विंडोज की अगर हम प्रेस करते हैं सिंगल टाइम तो क्या होता है, हमारे पास स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। ठीक, तो याद रखना हमारे पास बोल रहा है स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए, कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए, वर्तनी स्पेलिंग चेक करने के लिए, या कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, स्टार्ट बटन क्या ओपन हो जाएगा आपको और क्या खुलता है, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, याद रखना। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटेड टेक्स्ट आपके पास में है, उसको डायरेक्टली इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे। प्रिंटेड टेक्स्ट आपके पास में रहता है, उसको कंप्यूटर के लिए इनपुट देना है अच्छी हालत में, तो हम कौन से इनपुट डिवाइस का यूज करने वाले हैं। हमारे पास में MICR, OMR, OFR और OCR। देखिए MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड, बैंक में जो नंबर रहते हैं चेक के नीचे, चेक रहते हैं ना बैंक में, तो उस चेक नंबर को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये मैट्रिक्स आधारित होता है, इसमें जो स्याही यूज करते हैं उसमें आयरन के कण होते हैं, उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। OMR अभी हमने जस्ट पहले देखा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो
एग्जाम होते हैं उनकी कॉपी चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, हाथ से गोले गोले बना देते हैं पेंसिल से उसकी जांच करने के लिए। OFR का यूज़ हम नहीं करते। OCR जो है तो आपका प्रिंटेड कुछ डॉक्यूमेंट होंगे पुराने वाले या हाथ से साफ साफ आपने कुछ लिखा होगा उसको स्कैन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, OCR का यूज़ करते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर भी होने वाला है। MS एक्सेल में टाइप डाटा को सेल कंटेंट के रूप में एक्सेप्ट कराने के लिए कौन सी की दबाते हैं। देखिए हमारे पास में है यहाँ पर कि MS एक्सेल में टाइप डेटा है, कोई डेटा आपने टाइप कर दिया, अब सेल कंटेंट के रूप में उसको एक्सेप्ट कराना है। आपने टाइप कर दिया, अब सेल उसको एक्सेप्ट कर ले, हमने जो भी टाइप किया, मतलब हमने फार्मूला कोई टाइप किया, जब तक हमने फार्मूला टाइप किया तो कुछ आता ही नहीं है, रिजल्ट आता है क्या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एंटर। जैसे हम एंटर करते हैं तो सेल उस डाटा को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और फिर जो रिजल्ट आने वाला है हमारे सामने आ जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, तो उसमें डेटा टाइप करके हमको क्या करना है, सिर्फ एंटर करना है और सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अगर एंटर नहीं करेंगे तो उसमें वो सेव नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास में है, यदि एक्सेल में 3/6 को बिना किसी फॉर्मेट के सेल में एंटर किया जाए तो एक्सेल उससे कैसे ट्रीट करेगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि हमने क्या किया कि एक्सेल में ऐसा लिख दिया, हमने 3/6 ऐसा लिख दिया और क्या कर देंगे हम लोग, एंटर करेंगे एक्सेप्ट कराने के लिए। तो फॉर्मेट सेल में एंटर किया जाए तो एक्सेल उसे कैसे ट्रीट करता है। याद रखना जब भी ऐसा टाइप किया जाएगा है ना, मान लो हमने क्या करते हैं कि इक्वल लगा के और 3/6 टाइप करते, तब तो उसको पता है कि इसको भाग देना है, लेकिन हमने क्या किया है, इक्वल नहीं लगाया है, किसी भी फॉर्मेट या फंक्शन का हमने यूज नहीं किया है, सीधे हमने क्या लिखा 3 और 6 लिखा और एंटर हम करेंगे तो क्या करेगा, वो इसको डेट में बदल देगा भैया, है ना। क्या बदल देगा, डेट में। क्या डेट बदलेगा, 3 कर देगा और ये क्या आपके पास में 6 मंथ का आता है जून का, 3 जून कर देगा उसको। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना एक्सेल में, टाइप करके अलग अलग वो डेट में बदलेगा उसको। किसमें बदलने वाला है, वो दिनांक या डेट में बदलेगा, ये आपको याद रखना है। MS एक्सेल 2019 में मैक्रो को क्रिएट, रन, एडिट या डिलीट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मैक्रो को कुछ भी करना है, चाहे क्रिएट करना हो या हमको हटाना हो, तो बेसिकली हमको मैक्रो को क्या करना पड़ेगा, पहले ओपन करना पड़ेगा। तो मैक्रो को ओपन करने की जो हमारे पास शॉर्टकट की है, और ये याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए पूछता है बार बार। मैक्रो क्या होते हैं पहले वो समझ लेते, फिर इसका आंसर बता देता हूँ। मैक्रो याद रखिएगा हमारे पास वर्ड में भी होता है और एक्सेल में भी होता है। ज़्यादा उपयोग हम क्या करते हैं, हम लोग एक्सेल में ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन के ऑप्शन हमारे को मिलते हैं। तो एक्सेल में जब हमको बहुत सारी सीट तैयार करनी हो, 100-200 सीट तैयार करनी हो और हर एक सीट पर सेम एक जैसे फॉर्मेट लगने वाले हैं, एक जैसा सारा डेटा अलग अलग पर फॉर्मेट एक जैसा लगने वाला है, तो हम जब पहली सीट हम लोग टाइप करके और उसके फॉर्मेट सेट करेंगे कि फार्मूला और बाकी चीज़ें हम लगाएंगे, उससे हम क्या करते हैं, मैक्रो को ऑन कर लेते हैं। तो उस सीट पर हम जितनी भी सेटिंग अप्लाई करते हैं उस सारी की सारी सेटिंग जो है मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर उस रिकॉर्डेड सेटिंग को हम लोग मल्टीपल सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सीट तैयार करने में मान लो आपको 10-15 मिनट लगा है और बाकी 100 सीट तैयार करने में 1 मिनट लगेगा, फट से हो जाने वाला है। तो याद रखना मैक्रो क्या करता है, जो सेटिंग्स हम सीट पर अप्लाई करते हैं एक्सेल की, उसको सेटिंग्स को रिकॉर्ड करता है। क्या शॉर्टकट की हमारे पास में, हमारे पास उसकी शॉर्टकट की होती है Alt F8 होती है, उसको ओपन करने के याद रखना। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ओपन सोर्स की डेफिनेशन क्या है, जो फ्री मिल जाता, पैसे नहीं लगते। तो ये ओपन सोर्स हमारे पास में क्या है, वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लोग ओपन करते हैं, इंटरनेट पर जाकर किसी भी चीज़ों को सर्च करना है, ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करना है तो वहाँ जाके हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप भी कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करिए, उसमें डालिए www.rajcomputerbetul.com, तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पर हम लोगों ने फ्री 2 टेस्ट डले हुए हैं, बाकी फिर पेड टेस्ट भी है, तो वो टेस्ट टाइपिंग के आप वहाँ जाकर लगा सकते हो। बहुत सारे एग्जाम के भी हमने अपलोड किए हैं, तो उसको जाके प्रैक्टिस आप वहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास में ओपन सोर्स बोल रहा है फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है, हमारे पास बोल रहा है मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और सफारी। सफारी एप्पल का है और पैसे लगते हैं, फ्री नहीं मिलता है। एज माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट
के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, और ये भी हमारे को इसके पैसे हमको देने पड़ते, फ्री नहीं मिलता है। इंटर एक्सप्लोरर ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये भी हमारे पास पैसे देने पड़ते हैं। हमारे पास मोजिल्ला फायरफॉक्स है, ये कैसा है, ये फ्री है भैया, इसके पैसे हमको नहीं लगते हैं। तो ये कैसा है, हमारे पास एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच लेयर क्या होती है? तो कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर लगे होते हैं, जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं, और यूजर मतलब कि हम लोग, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और हम लोग के बीच में जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? हमारे पास में है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सिस्टम एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूनिट। तो हमारे पास में मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और हमारे बीच में जो इंटरफेस होता है, जो माध्यम होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स और यूजर के मध्य क्या बनाता है? इंटरफेस का काम करता है, इंटरेक्ट करने में मदद करता है। जितना अच्छा इंटरफेस होगा, जितना यूजफुल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, सारे हार्डवेयर पार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, याद रखना। और ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का मैनेजर भी कहा जाता है। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है? प्रोप्राइटरी तो वो है भैया, ओपन सोर्स है क्या? नहीं, प्रोप्राइटरी है, मतलब क्लोज सोर्स है, पैसे देने पड़ते हैं। और हमारे पास में मैकिन्टोश की अगर हम बात करें तो एप्पल कॉरपोरेशन, जो एप्पल कंपनी है, उसकी जो मैकबुक आती है, नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, नोटबुक लैपटॉप को, उसके जो लैपटॉप्स या नोटबुक रहती है उसको मैकबुक कहा जाता है। तो मैकबुक जो आती है उसकी, उसमें हमको मिलता है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। और किस कंपनी का है मैंने बता दिया आपको, वो हमारे पास में है एप्पल कॉरपोरेशन का। माइक्रोसॉफ्ट के तो सारे आपको पता ही है, विंडोज जितने भी संस्करण है माइक्रोसॉफ्ट के हमारे पास में। गूगल का आपको पता ही है, एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है, और एप्पल का हमने बता दिया मैकिन्टोश, और मोबाइल के लिए iOS। ध्वनि संदेशों को रिसीव और सेंड करने वाली विशेष इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है? भाई ध्वनि संदेश है, अब उनको आपको रिसीव भी करना है, सेंड भी करना है, तो विशेष इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी होने वाली है? हमारे पास में है फैक्स मशीन, हमारे पास में इंटरनेट टेलीफोन, हमारे पास में नेटवर्क टर्मिनल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। फैक्स मशीन का यूज हम लोग करते हैं पेपर को एक जगह से दूसरी जगह उसकी कॉपी सेंड करने के लिए। इंटरनेट टेलीफोन, तो यहाँ पर टेलीफोन हमारे पास में है, टेलीफोन के द्वारा हम ध्वनि आवाज को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेज भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पे माध्यम क्या यूज कर रहे हैं? इंटरनेट का। तो जैसे व्हाट्सअप कॉल आप करते हो उसकी बात हो रही है, तो ये सही है। नेटवर्क टर्मिनल, नेटवर्क टर्मिनल में बताया जहाँ पे सारे डिवाइसेस आगे कनेक्ट होंगे, पोर्ट जैसा होता है, ये याद रखेंगे। तो नेटवर्क टर्मिनल तो नहीं होगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि हमको राइट आंसर मिल गया है। क्या है? इंटरनेट टेलीफोन। यहाँ पे सिर्फ टेलीफोन होता तो भी हम आंसर लगा देते। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचानना है, दैट मीन्स कि हमको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, प्रिंटर रेजोल्यूशन को डीपीआई में नापा जाता है। प्रिंटर का रेजोल्यूशन डीपीआई में नापा जाता है कि डॉट पर इंच में? हाँ, नापा जाता है, ये सही है। प्रिंटर आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्रिंटर से जो हमको प्रिंट आउट मिलता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं क्या? तो हाँ, ये भी सही है। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिख रही होती है। प्रिंटर मेमोरी प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर करने में यूज होती है, तो हाँ, ये भी सही है। मैंने कल ही बताया था, स्पूलिंग वर्ड बताया था, नहीं बताया को सुन लीजिए। स्पूलिंग वर्ड कि जब हम कंप्यूटर से प्रिंटर को क्या देते हैं, कमांड देते हैं प्रिंट का, कि 100 पेज 50 पेज दिए हमने, तो यहाँ से वो पेज क्या स्पूल होके जाते हैं, कहाँ पर? प्रिंटर पे। तो प्रिंटर के पास क्या होती है? खुद की रैम होती है स्टोर करने के लिए। ये पेज वहां जाके स्टोर होते हैं, फिर प्रिंट निकाला जाता है। प्रोसेस याद रखना, स्पूलिंग। तो प्रिंटर मेमोरी प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, तो हाँ करती है, उसमें रैम होती है प्रिंटर में। प्रिंटर स्पीड वर्ड पर सेकंड के आधार पर मापी जाती है। प्रिंटर स्पीड वर्ड पर सेकंड, तो वर्ड पर सेकंड से प्रिंटर की स्पीड नहीं नापते हैं। प्रिंटर की स्पीड के जो हमारे पास पैमाने हैं, हम लोगों ने कल भी देखे थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक आता है हमारे पास कैरेक्टर पर सेकंड, एक आता है लाइन पर मिनट, और एक आता है पेज पर मिनट। इन 3 क्राइटेरियाज के आधार पर ही हम प्रिंटर की स्पीड निकालते हैं।
तो हमारे पास क्या बोल रहा है, वर्ड्स पर सेकेंड, तो ये वाला गलत है। हमसे बोल रहा है कौन सा असत्य है, तो भैया ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये असत्य है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स हमारे पास में क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक क्वेश्चन आया था, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। तो सीधे सीधे लगा देंगे आंसर, इसमें क्या बात करें, ओपन सोर्स क्या है हमारे पास, वेब ब्राउजर है। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रहण करता है? देखिए कंप्यूटर जो है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार प्रयोग में आने जाने वाली सूचनाओं को संग्रहण करता है? तो मैंने पहले ही आपको भी एक प्रश्न में बताया है, आज ही बताया है कि कंप्यूटर जो भी काम करता है सारा का सारा काम किसमें करता है, रैम में करता है। तो सारी सूचनाएं है ना, बार बार प्रयोग में आने जाने वाली सूचनाओं को स्टोर करके रखता है, कहां पर, रैम में रखता है, ये याद रखना। हमारे पास में यहाँ पे कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी में सिर्फ वही सूचनाएं रहती है जो तुरंत लगने वाली है, किसको, कंप्यूटर को लगने वाली है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बार बार प्रयोग में आने वाली, तो वो हम रखते हैं किसमें, रैम में रखते हैं। रही बात रोम की, तो रोम हमारे पास में नॉन वोलेटाइल होता है, उसमें पहले एक बार डाटा डाल दिया जाता है और वैसा का वैसा उसमें स्टोर रहता है, आने जाने वाला उसमें कोई काम नहीं रहता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा, रैम आएगा, कैश मेमोरी नहीं आएगा, थोड़ी सी रहती है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन कैटेगरी नहीं है? एक्सेल में हमारे पास में अलग अलग फंक्शन की क्या होती है भैया, कैटेगरीज, ग्रुप्स होते हैं ना अलग अलग। मैंने आपको पहले बोला है कि जाइए एक्सेल में फार्मूलास में जाइए और पे अलग अलग कैटेगरी में क्या है, फार्मूले से, तो उनके ग्रुप याद कर लीजिए, एक नंबर इजी मिलेगा आपसे, पहचान में आएगा कि कौन सा फाइनेंशियल है या कौन सा टेक्स्ट वाला है, पहचानने में आसानी रहेगी, तो उसको जाकर तैयार कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ग्रुप पहचानना है हमको, जैसे हमको बोल रहा है लॉजिकल, लॉजिकल होता है क्या, तो हाँ होता है, हमको इफ वाला मिलता है, इफ हम लगाते हैं, इफ एक लॉजिकल फंक्शन है, इफ है, और है, नॉट है, ये सब लॉजिकल है। फिर हमारे पास में डेटा सीरीज बोल रहा है फाइनेंशियल और टैक्स, तो टैक्स वाले भी हमारे पास में होते हैं, है ना, टैक्स वाले जो है ये वाले फॉर्मूले भी हम लोग वहां पर यूज करते हैं, और फाइनेंशियल जो फॉर्मूले होते हैं ये भी हम लोग यूज करते हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है, तो डेटा सीरीज वाला, इस तरीका कोई भी हमको फंक्शन कैटेगरी वहां पर नहीं मिलती है, याद रखिएगा। कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अनवांटेड सॉफ्टवेयर से सुरक्षा देने में कौन मदद करता है? तो हमारे कंप्यूटर को अनवांटेड सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपने चाहे नहीं है, जबरदस्ती घुसने का प्रयास करेंगे या आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, है ना, कि जिसे हम हार्मफुल प्रोग्राम बोलते हैं, जिनको एंटीवायरस से हम रोक सकते हैं। तो उसी की बात हमसे कर रहा है। हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि विंडोज डिफेंडर है, विंडोज फायरवॉल है, स्पाईवेयर है, नन ऑफ दिस है। नन ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि आंसर इसमें मौजूद है। हमारे पास में यहाँ पे स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या है, एक हमारे पास में मालवेयर है। क्या करता है, यूजर अपने कीबोर्ड से जितने भी स्ट्रोक लगा रहा है ना, या अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीजें कर रहा है उसकी जानकारी लेता है ना, आपके ऊपर क्या करता है, नजर बना के रखता है कि आप कंप्यूटर में क्या क्या चीजें कर रहे हैं, कहाँ सूचना भेज रहे हैं, कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सारी जानकारी ये स्टोर करके रखता है। और इसने जिसको भेजा होगा उसके बाद आपकी सारी जानकारी भेज देगा कि इसने ये ऐसा ऐसा किया हुआ है। तो ये क्या है, स्पाईवेयर। हमारे विंडोज फायरवॉल है और विंडोज डिफेंडर है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा, कि यहां पर क्या बोल रहा है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर से सुरक्षा। अनवांटेड यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोला है, तब हम उससे राइट आंसर निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करते ये प्रश्न हो तो, और यहाँ पे बोलता अनऑथराइज्ड एक्सेस, क्या प्रश्न रहता कि कंप्यूटर को किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से अगर बचाना है, तब हमारा आंसर क्या होता, तब हमारा आंसर होता क्या, फायरवॉल। तब हमारा आंसर फायरवॉल होता, अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए। प्रश्न क्या है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर से सुरक्षा देने के लिए, तो ये काम किसका है, एंटीवायरस का। तो हमारे पास यहाँ पर एक एंटीवायरस है, ये क्या है, विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस है, ये याद रखिएगा, ये विंडोज का ही है। मतलब आप जब जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हो तो उसके साथ विंडोज डिफेंडर फिर ये आता है, अंदर ही रहता है, उसको सिर्फ ऑन करना रहता है। एक बार ऑन कर लो, आपका कंप्यूटर कैसा हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, अलग से एंटीवायरस डालने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना ये विंडोज का क्या है, एंटीवायरस है, जो विंडोज के साथ ही आता है। फिलहाल हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो विंडोज डिफेंडर होगा, और अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर बोलता तब फायरवॉल होता। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पास में कोई डेटा है, कोई कलेक्टेड डेटा है, डेटा सारणी है, उसको आपको परसेंटेज में दिखाना है।
तो हम कौन से चार्ट का यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चार्ट वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, आगे बहुत सारे कर लेंगे। तो याद रखना, जब भी ये लाइन हो, क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है। जब भी प्रश्न में परसेंटेज दिख जाए, यहाँ पे दुनिया भर के चार्ट रखे हो, आपका आंसर सीधे किसको लगाना, पाई चार्ट को। ठीक, याद रहेंगे परसेंटेज के लिए एकमात्र वही चार्ट है जो डेटा वैल्यू को किस में दिखाता है, परसेंटेज में। कैसा होता है, इस तरीके से गोल होता है। और ऐसा डेटा किसमें बटा होता है, इस तरीके से सेक्टर में बटा होता है, छोटे छोटे भागों में। और यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू परसेंटेज में लिखी जाती है। वैल्यू किस में लिखी जाती है, परसेंटेज की। एक चीज याद रखना कि पाई चार्ट में हम केवल एक डेटा श्रेणी के मान को ही दर्शा सकते हैं। कितने मानों को, सिर्फ एक डेटा श्रेणी के मान को ही दर्शा सकते हैं, और उसी को डिवाइड करेंगे हम परसेंटेज वाइज। ठीक, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ हमारे पास में आज के ये वीडियो हो गया। ये आज है हमारे पास में 5th नंबर का। यहां तक देखते आए हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखेंगे, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्लास चूके नहीं। ठीक है, बाकी आप लाइक शेयर तो कर ही दोगे। कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट कर देना, आपका कमेंट जो होगा जवाब उसका मिलेगा, प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जल्द, और उसमें हम लेके आएंगे वीडियो नंबर 6। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।